वेलकम फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी के एसएसटी के कुछ पीवाईक्यू और लेकर आई हूँ। पार्ट 3 शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए। लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था। असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के चलते जो लोग थे जो आंदोलन में पार्टिसिपेटेड थे, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो गोरखपुर जिले के पास में स्थित चोरी चोरा के बाजार से गुजर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, जो पुलिस थी उन्होंने इन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके तहत लोग थे उनको चोट लगी और उग्र भीड़ ने क्या किया, चोरी चोरा के स्थित जो थाना था उस पर आग लगा दी और इसमें कई जो पुलिस कर्मचारी थे वो जलकर मर गए। तो ये क्या, तो इस घटना के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, स्थायीकृत कर दिया। और ये जो इंसिडेंट हुआ वो कब हुआ? आंसर सी, 4 फरवरी 1922 को। सेकेंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? फर्स्ट, जमींदारी अबोलिशन बिल वर पास्ड इंट्रोड्यूस्ड इन 1949, यानी जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 को पेश किया गया। सेकेंड, दिस फेस्ड अप्रीहेंशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पंत, इसे जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत की शक का सामना करना पड़ा। थर्ड, इट एम टू रेस्टेबलाइज द जमींदारी सिस्टम, इसका उद्देश्य ये था कि जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड। जो जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया थी वो बेसिकली फर्स्टली भारतीय संविधान में लाई गई। इसको कौन लाया? कांग्रेस लाया। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को लाया और जब कांग्रेस ये व्यवस्था लेकर आई तो जमींदार जो वर्ग था वो इसका कड़ा विरोध करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इनके हाथ से तो सारी की सारी जमीन चली जाएगी। जो ये जमींदारी सिस्टम लेके आए थे ये क्या था कि जो गरीब किसान हैं इनको इनकी भूमि वापस कर दी जाए, इनकी भूमि जमींदारों से लेकर दी जाए और जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी जमीन दी जाए ताकि इन लोगों की आय में वृद्धि हो सके, ये लोग भूखे ना मरे। तो क्या था, जमींदार उन्मूलन अधिनियम की गरीब किसानों के बीच भूमि का जो वितरण था वो इक्वली किया। ये तो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ और जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को इस पे शक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो जमींदार लोग थे इसका प्रॉपरली विरोध करने लगे कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को शक होने लगा कि क्या ये जो प्रस्ताव है वो पास हो पाएगा कि नहीं। और सबसे पहले 1949 में ये उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर असम में, ऐसे मध्य प्रदेश, बम्बई, इन सब में सबसे पहले प्रस्तावित हुआ और पास हुआ। तो इसका एम तो ये नहीं था ना कि रिस्टेबलाइज दोबारा से जमींदारी सिस्टम को वापस से कंटिन्यू करना, तो इसका सिस्टम तो ये था कि नहीं, इसको बंद करना। तो इसी तरह इसका आंसर हो गया सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, फ्रांस के तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्तावों को किसने मंजूरी दी? फ्रांस के अंदर ना देखो 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड वाला स्टेट और थर्ड वाला। जो थर्ड वाला था वो ना लो लेवल के वर्गों का था। तो क्या हुआ, 20 जून को जो तीसरे स्टेट के लोग थे, तीसरे स्टेट के लोग सीएस के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और खुद को उन लोगों ने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली इन लोगों ने। ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे जिन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, उन्होंने शपथ ली कि हमारी असेंबली तब तक भंग नहीं होगी जब तक वहां का जो किंग था लुई 16 उसकी जो शक्तियां हैं कम नहीं होती और संविधान नहीं बनता, तब तक वो अपनी असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो ये किसके नेतृत्व में किया था? सीएस के। तो आंसर इज सी। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुई 15, जो फ्रांसीसी क्रांति थी लुई 15 के शासनकाल के दौरान हुई। सेकेंड, इट वॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो ये घटनाएं थी श्रृंखलाबद्ध थी। थर्ड, फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ द
रिवॉल्यूशन, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। तो आंसर जो हमारा सही नहीं है वो है फर्स्ट। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि लुई 16 था ऑन दैट टाइम, जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, शुरू हुई थी, तो उसके जो राजा थे लुई 16 के कारणों के वजह से ही चल रही थी। और ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका एक प्रॉपर इवेंट था, ये प्रॉपर सीरीज में थी। और इसका फाइनेंशियल जो क्राइसिस था एक ये भी रीजन था जो ये क्रांति होने का। कैसे था कि जब अमेरिका के अंदर युद्ध चल रहे थे, स्वतंत्रता के युद्ध चल रहे थे, तब फ्रांस ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया। और बाद में फ्रांस का जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे पार्टिसिपेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ठीक है, और इनको बाद में इतना हो गया था कमज़ोर इनका फाइनेंशियल क्राइसिस कि 1788 और 1789 तक फ्रांस में अकाल आ गया था। अकाल के कारण संकट जो ये था ना, ये और भी ज़्यादा डीप हो गया था। लोगों के पास खाने पीने की लाले पड़ रहे थे उस टाइम पे। दीज आर रीजंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई। क्या था कि जब भारत के अधिनियम 1858 आया तो उसके अनुसार क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो सारी की सारी पावर थी ना उसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी। पावर्स देने के बाद जो भारत पर राज्य सचिव था और उसकी जो 15 अध्यायी परिषद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलाया गया। भारत पर राज्य सचिव और 15 सदस्य परिषद थे। भारत के राज्य सचिव बना दिए ब्रिटिश क्राउन ने और 15 सदस्य परिषद बना दिए, जिसके थ्रू जो ब्रिटिश क्राउन था वो अपना राज कंटिन्यू कर सके भारत में। जो भारत की गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी उसको वायसराय कहा जाना लगा। ठीक है, अब भारत में क्या नियुक्त कर दिया गया, वायसराय नियुक्त कर दिए गए। तो इसका क्या आंसर हुआ 1853, विच इज करेक्ट आंसर कि 1853 के जो अधिनियम पारित किया गया जिससे ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो भी पावर्स थी वो किस में कन्वर्ट कर दी, पास कर दी वो ब्रिटिश ताज को, यानी ब्रिटिश क्राउन। व्यापक सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका जो सिद्धांत है पहले तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर एक भारतीय राजा है, मान लीजिए भारतीय राजा है ये, इसका कोई बच्चा नहीं हुआ, जैसे यानी इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो इसकी जो संपत्ति होगी या इसका जो भी हुकूमत होगी अब इस तक ही खत्म हो जाएगी। अब इसका उत्तराधिकारी तो कोई है नहीं, तो वो राजा का जो वंश है वो एंड हो जाएगा। तो इसकी जो हुकूमत होगी वो किसके पास चली जाएगी, इंग्लिश लोगों के पास, ब्रिटिश लोगों के पास चली जाएगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। तो इसके अकॉर्डिंग जो सतारा था वो कब अंग्रेजों ने अनेक्स्ट किया, मतलब कब्जा करा 1848 में। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था। जो रूस की क्रांति थी वो 1905 से 1917 तक चली। इसके अंदर जो नारा था, जो इस रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा स्लोगन बना, वो क्या था, पीस, शांति, लैंड, भूमि, ब्रेड, रोटी एंड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। तो इसका क्या नारा था, पीस, लैंड, ब्रेड एंड डेमोक्रेसी, विच इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डैश में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये फ्लाइंग शटल है वो है क्या, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। फ्लाइंग शटल वाला एक कारगा है जिसका आविष्कार जॉन के ने किया था। एक कारगा था, ये रस्सियां और पुलियों के जरिए चलाने वाला यांत्रिक मशीन था। किसके जरिए, रस्सियों और पुलियों के जरिए ये चलाने वाला एक यांत्रिक मशीन था। इसका जो इस्तेमाल था कपड़े की बुनाई के लिए किया जाता था। जल्दी फास्ट बुनाई होती थी। और 1941 में 35% तक भारत में फ्लाइंग शटल लग चुकी थी। 9th क्वेश्चन, साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था
जो कमीशन बनाया, जो आयोग बनाया था, वो भारतीय वैधानिक आयोग था। इसके अंदर जब आयोग का गठन किया गया फ्रेंड्स, तो उसमें जो सभी सातों सदस्य थे वो सबकी सब क्या थे, श्वेत लोग थे, इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिश लोग थे। इसके अंदर एक भी इंडिया का हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। भाई इंडिया के बारे में आप आयोग बना रहे हो और इंडिया के ही लोगों को नहीं लिया, तो फिर हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, तो कहेंगे ना भागो यहाँ से। तो इसके अंदर क्या था, 77 ब्रिटिश थे, एक भी एक भी हमारा इंडिया से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिया गया था। जब ये आयोग 1928 में भारत पहुंचा तो सभी ने कहा साइमन गो बैक, कि अपना जो ये आयोग है वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। जब हमारे लिए बना रहे हो, हमको ही नहीं लिया, तो फिर हम क्यों उसको पारित करें और क्यों उसको समझे, क्यों माने। तो इसका विरोध किया। इसका विरोध करते हुए क्या हुआ, जब लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, लाठी चार्ज के प्रहार हुआ उनके ऊपर और उनकी कुछ टाइम के बाद डेथ भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग जुड़े और वो कर रहे थे विरोध सभा। विरोध सभा किसके लिए कर रहे थे, रॉल्ट एक्ट के लिए। रॉल्ट एक्ट को लेकर ये लोग विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों को तो पसंद आया नहीं विरोध करना, तो 13 अप्रैल जो वैसाखी का दिन था, तो इसमें क्या हुआ, तो जनरल डायर था, उसने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इसके अंदर जो भी जलियांवाला बाग के अंदर लोग थे वो सब लोग मारे गए। तो ये किसने चलाई गोलियां, इसके तहत जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण ने रूसी अर्ध समानती व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दी। ऐसा कौन सा कॉज था जिससे जो रशियन सेमी फेडरल सिस्टम था वो सोशलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट, रूस में औद्योगिकरण। सेकंड, कृषि में उपयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकरण, वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो आंसर आएगा हमारा ए। जो रूस था उसमें क्या था, जो बॉल्शेविक थे, बॉल्शेविक ने उद्योगों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आरंभ कर दिया। उसके तहत क्या हुआ, इस दौरान सरकारों ने ना किसानों की जमीन पर खेती की छूट दे दी, किसानों को छूट दे दी खेती की, जिसका समाजीकरण हुआ। छूट देने के बाद क्या हुआ, समाजीकरण हुआ। और उसके बाद 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, 5 ईयर के प्लान्स बनाए गए, किसके लिए, औद्योगिकरण के लिए। ठीक है, 5 वर्षीय प्लान बनाने के बाद औद्योगिकरण का जो विकास था वो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। फिर उद्योगों के बढ़ने से क्या हुआ, जो सरकार ने जो कीमतों को स्थिर कर दिया। ठीक है, जो भी कीमत थी वो स्थिर हो गई, बढ़ी नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी। और उद्योग के जो प्रोडक्शन से क्या क्या नए नए शहरों का विकास होने लग गया। अब जब अगर उद्योग अच्छा होगा तो न्यू शहर बसेंगे ही बसेंगे, जिसने रूस को अर्ध समानती यानी सेमी फेडरल से सोशलिस्ट सिस्टम बनाने के लिए की तरफ बदल दिया। तो इसका आंसर आएगा 1, रूस में सीमित उद्योगीकरण। क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था। आंसर इज 1905 रशियन रेवोल्यूशन में जारी किया गया था। उस समय जार थे, वहां के जार किसको कहते हैं, रशिया में, रूस में जार कहते हैं किंग को। उस टाइम पे जो जार था वो था निकोलस द्वितीय। और ये ना एक निरंकुश और स्वैच्छाचारी शासक था। और निकोलस के जो साथ जो घोषणा पत्र हुआ था अक्टूबर में, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बोला गया था कि ड्यूमा का प्रावधान होगा। ड्यूमा क्या थी, वहां की संसद। तो ये है 1905 रेवोल्यूशन का अक्टूबर घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 13, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारडोली जो सत्याग्रह था वो गुजरात में स्थित बारडोली नाम की एक प्रांत थी। गुजरात स्थित बारडोली में एक प्रांतीय सरकार थी। वहां पर प्रांतीय सरकार ने 1928 में क्या किया, किसानों पर लगाए जाने वाला जो लगान थे उनमें क्या किया, 22% फ्रेंड्स वृद्धि कर दी। तो इसके विरोध में क्या हुआ, जो किसान थे उन्होंने क्या कर दिया,
बारदोली सत्याग्रह कर दिया। तो इस सत्याग्रह के कारण क्या हुआ, जो सरकार थी, प्रांतीय सरकार थी गुजरात में, उन्होंने जो ये लगान 22% करा था उसमें उसको घटाकर 6.03% कर दिया। तो ये क्या था, बारदोली सत्याग्रह। और इसके किसके नेतृत्व में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था। इसी सत्याग्रह के बीच में, इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार की उपाधि भी बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को मिली। क्वेश्चन नंबर 14, डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। किसकी करी गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करी थी 1938 में। इसके अंदर 15 और सदस्य शामिल थे। ये समिति क्या थी, ये राष्ट्र का विकास करने के लिए, उसको चित्रित करने के लिए सामाजिक और इकोनॉमिकल या आर्थिक जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे, उनको देखती थी और उनके जो इम्पोर्टेंस था यानी उनका महत्व था उस पर प्रकाश डालती थी, उसके बारे में सोच विचार करती थी ये समिति। इस समिति के द्वारा क्या होता था, जो आर्थिक समस्याएं थी ना, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी देश की, वो डिस्कस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची डैश के रूप में जाना जाता है। जो फ्रांसीसी क्रांति की जो शिकायतें थी वो उनका नाम क्या था, कीहियर्स डी डोलास के नाम से जाना जाता था इन शिकायतों को। प्रत्येक वर्ग के लिए चुनाव होते थे। जब 3 स्टेट्स थे, आपको मैंने बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है, तो जो हर स्टेट होता था उनके जो चुनाव होते थे वो उनकी प्रतिनिधियों के लिए अपनी शिकायतों की एक सूची तैयार करते थे। मतदाता थे जो, वो अपनी जो प्रतिनिधि थे उनकी शिकायतों के लिए एक सूची तैयार करते थे, और या इसको ना शिकायती रजिस्टर भी कहा जाता है। इसी के साथ आज के हमारे यही क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। Please like and subscribe my channel and comment on it. Thank you so much.